दर्शकों, जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है चैत्य भूमि, दादर और शिवाजी पार्क। दर्शकों, आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर इस उपलक्ष्य में आपको पता है इसी दिन इस देश के संविधान निर्माता और शोषित वंचित उनके उद्धारकर्ता, इन सबके विकास करने वाले और सबको प्रगति के पथ पर लाने वाले उनके मसीहा विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का इसी दिन यहाँ पे निधन हुआ था। और इस उपलक्ष्य में देश दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आते रहते हैं और इन लोगों को गए 40 साल में समता परिषद मुंबई इनके ओर से यहाँ पे खाना देने का, भोजन देने का अविरत काम यहाँ पे चालू है। और ये करने का जो सिलसिला जारी जिन्होंने रखा वो विधान परिषद के आमदार, माजी आमदार जिनको कहा जाता है, जिनका नाम पूरे महाराष्ट्र भर में लिया जाता है, भाई विजय गिरकर जी आज हमारे साथ मौजूद है। और उन्हीं की कहानी ये पूरे मुंबई शहर के लिए उनका विकास का कार्य और साथ ही साथ समाज के लिए उनका उत्तरदायित्व किस प्रकार का रहा है, ये जानने का प्रयास लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के इस सीधा प्रसारण कार्यक्रम के जरिए हम करना चाहेंगे। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। सर, जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम नमो बुद्धा। सर, थोड़ा आपका परिचय, आपकी जुबानी, आपकी कहानी। मैं वैसा विजय भाई गिरकर मुंबई मेरा जन्म हुआ। मेरे जो पिताजी थे वो सफाई कर्मचारी थे। इसके लिए ये दीन दलित जो समाज है उनके मोमेंट में मैं था। वैसा दलित पैंथर भी था। फिर मैं पॉलिटिक्स में आया, सब देखकर कि वहाँ जो विभागनी हुई, फिर मैं जनसंघ से लेके अभी भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ। और वामनराव परब करके मेरे गुरुजी थे, उन्होंने झोपड़पट्टी में या दीन दलित समाज में काम करते थे। हम वामनराव परब और मैं 84 में 84 में इस चैत्य भूमि में आए थे, क्योंकि उस समय जो बाबा साहब का वहाँ स्टैचू जो अभी है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का था, तो उसका कलर उड़ा था। और प्रकाश जी आम्बेडकर जो है हमारे, उन्होंने वामनराव जी को कहा था कि मुंबई महानगर पालिका के ओर से यहाँ एक बाबा साहब का स्टैचू दो। और वो उन्होंने वामनराव तत्काल मान्य किया। और तब जो मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का मेयर थे डॉक्टर पै, वो पैन को बोलकर यहाँ जो स्टैचू लगाया है, तो स्टैचू लगाना है। और वहाँ अध्यक्ष रहेंगे कार्यक्रम के माननीय प्रकाश जी आम्बेडकर। और ये स्टैचू का उद्घाटन करने के लिए तभी लोकसभा के जो विरोधी पक्ष नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो आने वाले थे। तो व्यवस्था के लिए पहले हम 84 में 6 दिसंबर के पहले हम 4 दिसंबर में यहाँ आए और देखा कि ये जो वहाँ अभी की जो चैत्य भूमि ऐसी नहीं थी। वो जो अभी आपको रेत दिखती है वो बहुत ही आगे थी। और सब स्टॉल जो है ये खाने पीने के, बुक के, गीतों के, समंदर के किनारे दोनों बाजू में, और मुझ पे वहाँ जाने के लिए रास्ता था। और वहीं सभा होती थी। जो अभी चैत्य भूमि का प्रवेश द्वार है वहाँ बड़ी सभा होती थी, तो ये सभा होने वाली थी। तो हमने देखा 4 तारीख को कि यहाँ के जो हमारे सभी महाराष्ट्र के जो बंधु है, तब 40 साल के पहले जो मेरा अनुभव था, ये 2-2, 3-3 दिन के जो भाकरी, हम भाकरी कहते हैं, वो बांध कर यहाँ लाते थे। और वहाँ के समझो चटनी है या पानी में डुबाकर वो खाते थे, ऐसी स्थिति थी। और ये जब देखा हमने घूमने के बाद, तो वामनराव जी ने कहा ये तो हम पुतला तो बाबा साहब का लगाएंगे, लेकिन ये जो बाबा साहब को मानने वाली जनता यहाँ आती है, वो जनता जब ऐसी अवस्था में है, उनके पानी की व्यवस्था नहीं, 2-3 दिन रहते हैं तो शौचालय की कुछ व्यवस्था नहीं, तो वहीं समुद्र के तट पर उनको जो पार्थिव विधि है वो करनी पड़ती थी। तो अभी हमने वो बोले हम एक सेवा प्रकल्प शुरू करेंगे। तो हमने 1985 में शुरुआत की। तब यहाँ कुछ भी नहीं था, शिवाजी पार्क पे कुछ नहीं था। सभी जो सेवा प्रकल्प हो या कुछ कैसेट बिकने वाले हो, पुस्तक बिकने वाले थे, तो चैत्य भूमि के सामने जो रेत थे वो रेत पर होता था। तो हमारा पहला स्टॉल है वो वहाँ, हम अभी जो आप चैत्य भूमि के ओर से समुद्र में जाने का जो स्मशान का गेट देखते हैं, वहाँ हमने गेट पर प्रकल्प किया। वहाँ पहले वहाँ पे आपका स्टॉल लगता था? पहला स्टॉल वहाँ लगा, तो हमने 2 बटाटा वड़ा और 2 पाव जो रेडीमेड मिलता हो, तो तब से शुरू किए 1 रुपये में। हमारा वो था कि बाबा साहब का समाज है,
वो स्वाभिमानी है, मुफ्त में नहीं देगा। कोई गरीब भाई बोलेगा हमको पैसा नहीं है तो उसको हम देने का। तो ऐसा करते करते फिर हम वो जो ज्ञानेश्वर उद्यान है वहाँ आए, फिर वहाँ हमारा 10-12 साल स्टॉल चला। फिर हमने बदलाव किया कि लोगों को बटाटा वड़ा मुंबई वालों के लिए ठीक है, बाहर गांव से आने वालों को लोग नहीं था, तो हमने भाजी पाव और पुलाव भात की व्यवस्था की। हम 1 ही रुपये में देते थे, तो लोगों को बहुत बढ़िया लगता था। और 4 तारीख को हम जब स्टॉल शुरू करते थे और 7 तारीख को सुबह 10 बजे तक चलाते थे, आखिरी ट्रेन जाने तक करते थे, और हमारे सिवाय वहाँ कौन नहीं था। फिर यह हमारा स्टॉल जैसे जैसे बढ़ने लगा तो हमारे और बंधु आगे आए और उन्होंने फिर सेवा करने के लिए शुरू करे कि वामनराव परब करते, समता परिषद करती है, तो हम क्यों नहीं करें। तो उन्होंने शुरू किया। अभी ये चित्र आप देखते थे, तो हमने वामनराव परब और हमसे समता परिषद के लोगों ने मुख्यमंत्री के पास हमने मांग की, पत्र लिखे, उनसे मीटिंग की कि भाई पंढरपुर में आप इतनी व्यवस्था करती है, जब वहाँ महाकुंभ होते हैं तो व्यवस्था करती है, लेकिन ये चैत्य भूमि में आने वाले जो लक्षावधी बांधव है उसके आप व्यवस्था नहीं करते हैं, तो उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो उन्होंने फिर चटाई के संडास वगैरह वो समुद्र तट पर लगाए और कुछ पाने के किए, तब ये नहीं था। तो एक 20-25 साल के बाद जो हमारे एस.एस. सिद्धे करके तो ये एडिशनल कमिश्नर आए, तो उनको हमने रिक्वेस्ट की कि भाई आप वहाँ तो अभी नए लोग भी परेशान होते यहाँ रहने वाले, कोई लोग 3 दिन यहाँ से घर छोड़ के जाते थे जो शिवाजी पार्क में रहते थे और गंदगी होती थी। तो हमने बोला भाई एक शिवाजी पार्क के मैदान में आप पेंडल लगाओ, और वो पेंडल लगा के फिर 2-3 दिन लोग जो रहेंगे उनकी वहाँ छाव भी मिलेंगी, रात को रहने को भी मिलेगा, और फिर वो शुरू हो गया सिलसिला। और आज जो आप रूप देख रहे हैं, फिर हमारा देख के और भी संस्था आगे आए कि भाई ये 2 रुपये में, फिर हमने 1 का 2 रुपया किया, तो हम फ्री क्यों नहीं दो, तो कंपटीशन चली। तो लोगों ने बहुत यहाँ स्टॉल अभी आप देखेंगे। और जैसे है कल 6 तारीख को मुंबई के जो अलग अलग बस्ती है, महिला मंडल है, वो वहाँ फूड बना के, चावल बना के लाते हैं यहाँ, और वो पुलाव भात लोगों को देते हैं। लेकिन यहाँ मुफ्त में मिलने वाली चीज़ें यहाँ लोगों को तो इतनी होती है 6 तारीख को, फिर वो खाना फेंक देते हैं। तो आज ही मैंने भीमराव अंबेडकर से उनको अनुरोध किया, उनको विनंती की कि ये जो सब फूड बांटने वाले संस्था है वो उनको एक मीटिंग लो और उनको दिन तय करके दो। जैसा कि भाई कोई हमने देखा तो 2 तारीख से लोग आते हैं, तो 2 तारीख को कोई व्यवस्था नहीं रहती। महानगर पालिका भी 2 तारीख में कुछ पानी पीने की व्यवस्था नहीं करती है, तो हम महापालिका को भी निवेदन देंगे कि भाई ये 2 तारीख से करो, और हम जो कैसे खाना देने वाले लोग हैं, लोगों को रोटी देने वाले लोग हैं, उनको आप दिन बांट के दो। क्या 2 और 3 तारीख को एक संस्था करेगी, 3 और 4 तारीख को एक करेगी, और 5-6 तारीख को करेगी, ताकि कोई यहाँ पे कोई भूखा ना रहे और साथ ही साथ किसी असुविधा ना हो, कोई भी किसी की असुविधा नहीं हो। और जो मुंबई के लोगों का ये जो यहाँ उनका कर्तव्य है कि अभी तो केवल महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश से लोग आते हैं, यूपी से लेकर केरल तक और कच्चन के लेकर गुजरात तक लोग आते हैं। तो जब आते हैं तो उनको हमने मुंबई करने सुविधा नहीं की तो बराबर नहीं होता है। और केवल 6 तारीख को जो आते हैं और हम फिर बैनर है, फोटो निकालते हैं, वो छोड़ देंगे। ये सेवा का काम है। हम 6 तारीख को कुछ संस्था करेंगे, जो बाहर गाँव में जो हमारे मुंबई से आने वाली संस्था है उससे भी हम निवेदन करेंगे कि हम ऐसा एक स्टॉल बांध के रखेंगे। आप ये स्टॉल पे हम आपको मुफ्त, भले हमको कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा ले, लेकिन आपके लिए हम ये स्टॉल मुफ्त देंगे। आप इधर खाना ले परसों, और जो लोग हैं उनको फ्री में बांटो, तो फिर वितरण करो, तो लोगों को वितरण के लिए व्यवस्था होगी। और जो संस्था आएगी उन्होंने वहाँ बैनर लगेगा उनका लगाने का कि भाई गोवंडी से आए हैं, गोराई से आए हैं, कुलाबा से आए हैं, तो फिर लोगों को शिस्त से और व्यवस्था से उनको खाने को मिलेगा। जैसे कि वो ट्रक खड़े करते हैं या ट्रैक्टर खड़े करते हैं और वो रास्ते पे बांट देते हैं, तो अच्छा लगा तो लोग खाते नहीं तो फेंक देते हैं। नहीं, फिर क्या, इधर जब अच्छा खाना मिलता है वो सुबह में बना के आते हैं,
धूप रहती है तो खाना खराब हो जाता है, तो लोग फिर खाते नहीं, वो देखते हैं टेस्ट और फेंक देते हैं। और फेंक देने के बाद आप देखेंगे चारों ओर या अन्न फैला रहता है, गंदगी हो जाती है और फिर इधर रहने वाले लोगों को भी तकलीफ होती है। ठीक है, महापालिका जरा भी यहाँ कचरा होने नहीं देती, वो बहुत ही काम करती है, लेकिन हम ये अन्न फुकट जो जाता है और लोगों के मुंह में नहीं जाता है, तो हमारे मुंबई के लोगों ने हमने सोच करना चाहिए, भले हम कौन से पार्टी के हैं, हम कौन से संस्था के हैं, जो इधर खाना देने वाले हैं या इधर परोसने वाले हैं, तो हम शिस्त से परोसेंगे। कुछ मुंबई के 10 बंडल एक दिन आएंगे, शाम को दूसरे 10 बंडल आएंगे, तो ऐसा हमने 2 तारीख से शुरू किया, तो 6 तारीख रात तक हम ये प्रोजेक्ट चलाएंगे। ऐसे मेरा कहना है लोगों को, और लोगों को मैं आह्वान भी करता हूँ, अपील करता हूँ, ये समता परिषद का बड़ा नाम होने की ज़रूरत नहीं, ये तो हम धम्मा काम करते हैं। हमारे धम्मा में भोजन दान, भिक्षु को हम दान करते हैं, वो सब पे पुण्य का काम होता है, तो हमारे लिए पुण्य का काम है। तो ये दर्शकों, ये है भाई विजय जी गिरकर, जिन्होंने बताया कि फिलहाल 40 साल पहले, तकरीबन 40 साल पहले परब नाम के कोई मसीहा यहाँ पे जो रहे, जिन्होंने ये समता परिषद मुंबई के नाम से ये संस्था चालू कर दी, और तब से जो लोग पूरे महाराष्ट्र से, देश दुनिया भर से यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आते थे, और उस समय लोगों का खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ करता था। लेकिन वो 40 साल पहले की बात अगर सोचो तो इस प्रकार का कैसा वातावरण होगा। लेकिन आज उन्हीं के बदौलत जो उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा, आज बहुत सारे लोग यहाँ पे सेवाभावी है, वो आते हैं, एनजीओ बहुत सारे अलग अलग संस्थाएं हैं, और बहुत सारे लोग ये लोगों को पुण्य हासिल करने का काम करते हैं। लेकिन शुरुआत जिन समता परिषद मुंबई के माध्यम से और परब जो है उनके जो करने वाले और साथ ही साथ उनको साथ देने वाले, आज भाई विजय जी गिरकर जो हमारे साथ जुड़े हैं, एक पूरा 40 साल का ये पूरा सिलसिला उन्होंने देखा है। हर साल ये जो भीड़ है, ये जो आबादी है, ये लोग जो आते हैं, ये तकरीबन बढ़ा ही उसमें दिखाई देगी आपको। लाखों की कड़ी तादाद में लोग यहाँ पे चैत्य भूमि पे आते हैं। शिवाजी पार्क में 2 दिन पहले यहाँ पे रुक जाते हैं। लेकिन नया संदेश इस साल से उनको लगता है कि जो लोग 2 तारीख से यहाँ पे आते हैं, तो वो आने वाले लोगों को यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि लोग 5 तारीख और 6 तारीख ये 2 दिन यहाँ पे व्यवस्था करने का अलग अलग एनजीओ संस्था प्रयास करती है। लेकिन 2 तारीख से आने वाले लोगों को क्या, वो तो भूखा सोते होंगे, उनको ये आसपास की जगह पे खाना नहीं मिलता होगा, पानी की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन भाई विजय जी गिरकर वो चाहते हैं कि उन्हीं के माध्यम से वो आप यहाँ पे म्यूनसिपालिटी को निवेदन देंगे, और वो सही के मायने में यहाँ पे एक ऐसा नया मैसेज आने वाले जो दूसरा महापरिनिर्वाण 69वां यहाँ पे वो तब सबसे यहाँ पे चालू हो जाएगा कि 2 तारीख से यहाँ पे कुछ लोग जो संस्थाएं होंगी उनको उन्होंने बताया कि उन्होंने विनती भी की, यहाँ पे जो भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष हैं भीमराव जी अम्बेडकर बाबा साहब के बड़े पोते, उनको उन्होंने उनके कार्यक्रम में यहाँ पे उद्घाटन के तौर पे उन्होंने याचना की, विनती की कि वो ऐसे यहाँ पे नियोजन करे कि 2 तारीख से कुछ एनजीओ, कुछ संस्थाएं 10-10, 20-20 सुबह और शाम को ऐसा प्लानिंग करे, ताकि कोई यहाँ पे भूखा ना रहे, किसी का असुविधा ना यहाँ पे ना हो, और पूरा डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे लोगों को खाना मिले। दर्शकों, आपको थोड़ी देर में पूरा ये उनका पेंडाल दिखाएंगे, उनका जो शॉप यहाँ पे लगा है, कि इतनी कड़ी धूप यहाँ पे होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे रहते हैं, और आज अभी इतनी भीड़ यहाँ पे है, जो लोग खाना लेने के लिए यहाँ पे मौजूद है। 2 रुपये में यहाँ पे खाना यहाँ पे दिया जाता है, उनके साथ सब्जी होती है, चपाती होती है। 2 लाख से भी ज़्यादा चपाती उन्होंने यहाँ पे मंगाई है, और वो पूरा वितरण यहाँ पे होने जा रहा है। और इस प्रकार का भाई विजय जी गिरकर इनके मार्गदर्शन में ये काम चल रहा है। आने वाले समय में समाज के लिए, धम्म के लिए, भिक्षु संघ के लिए बहुत सारा काम करना वो चाहते हैं, क्योंकि 40 साल की ये जो पूरा सिलसिला उन्होंने जारी रखा है, ये सराहनीय उनका काम है। तो भी आने वाले समय के लिए समाज के लिए क्या मैसेज रहेंगे, क्योंकि आज आप देखते हैं कि
महाराष्ट्र में बहुत सारे बदलाव, अभी अभी चुनाव यहाँ पे हो चुके हैं। संविधान का ये 75वां सालगिरह है, क्योंकि पूरा अमृत महोत्सव यहाँ पे शासन प्रशासन और पूरा देश यहाँ पे संविधान के लिए मना रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने ये देश को संविधान जो सौंपा 75 साल इस घटना को यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। और इसके मौके पर समता परिषद मुंबई की ओर से और आने वाले साल भर में क्या क्या नए उपक्रम होंगे, कार्यक्रम होंगे, उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि उनका जो हाथखंडा यहाँ पे है काम करने का, वो ताज्जुब करने वाला है, क्योंकि समाज के लिए बहुत सारा वो काम करते हैं। तो क्या कहेंगे इस मौके पर? संविधान का ये अमृत महोत्सवी वर्ष है और अभी अभी यहाँ पे किस प्रकार का आपके समता परिषद काम करना चाहिए? जैसा मैंने आपने देखा कि जब हमने बाबा साहब को मानवंदना दी भीमराव अंबेडकर जी के हाथों से, वैसी ही हमने संविधान की भी पूजा की। वह संविधान भी रखा है कि ये बार हमारा संविधान का जो 75वां साल है, तो हमने ठान लिया है कि 75 कार्यक्रम करना, जो अलग अलग विभाग में 75 कार्यक्रम ये संविधान के ऊपर करना। वैसे ही ये साल में जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की अच्छी जयंती बनाते हैं, अभी आजकल पैशन आए डीजे लगाना और वो जयंती में नाचना, ये बंद करने के लिए हम जो अच्छे जयंती उत्सव करेंगे, वो सभी हमारे जयंती मंडल है, जो अच्छा होगा उसको 1 लाख रुपए, दूसरा 50,000 रुपये और तीसरा 25,000 रुपये, ऐसा हम उनको पारितोषिक देंगे। वैसा ही इस साल जो बुद्ध विहार है वहाँ अच्छे चलते हैं, महिला करते, जो जितने मुंबई और पालघर तक और मुंबई पनवेल तक हमने ऐसी एक स्पर्धा रखी है कि जो अच्छा बुद्ध विहार काम करेगा, जो वहाँ रोज प्रार्थना होगी, जो धम्म का वहाँ विचार प्रवचन होगा, ऐसा जो बुद्ध विहार करने वाला है उनको भी हम 1 लाख रुपए देंगे। जो दूसरा बुद्ध विहार होगा उसको 75,000 देंगे और तीसरा बुद्ध विहार होगा उसको 50,000 देंगे। कि बाबा साहब ने जो हमको धम्म दिया है, तो धम्म का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। इसके लिए हमारे भिक्खु संघ ने एक बुद्ध विहार दत्तक लेके, वो बुद्ध विहार तो बहुत है, कोई बुद्ध विहार खुलते भी नहीं है, तो ऐसे बुद्ध विहार सभी मुंबई, और मैंने जैसा कहा कि मैं महाराष्ट्र का तो अभी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पनवेल और पालघर तक जितने बुद्ध विहार है उसका हम सर्वे करेंगे, और वो सर्वे में से जो अच्छा बुद्ध विहार काम करेगा, तो ये बुद्ध जयंती जब होगी तो हम उनका वीडियो शूटिंग करेंगे कि क्या क्या काम कर रहे हो, उनको पारितोषिक देंगे। और जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको मनुष्य बनाया, वो हमारे तो दैवत है, उनकी जब हम जयंती करते हैं तो उनसे हम प्रेरणा लेने चाहिए, उनसे हम सीख लेना चाहिए। तो इसके लिए हम उनको भी जो अभिवादन करेंगे, तो जयंती के दिन तो आनंद का होता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये जयंती जो गांभीर्यपूर्वक और जो शिक्षा उन्होंने दी, वो शिक्षा का मंत्र उन्होंने जो हमें संदेश दिया, वो संदेश आगे पीढ़ी के ले जाने के लिए हम सब मिलकर, जितने बाबा साहब के अनुयायी हैं या बाकी भी जो बाबा साहब की जयंती करेंगे, तो शिस्तबद्ध और संस्कारित करें, ऐसा भी हम करेंगे। तीसरा हमने कहा जो महिला वर्ग है, आजकल धम्म में उनकी बहुत रुचि है। आप देखेंगे तो हर बुद्ध विहार में जो उपासक से ज़्यादा उपासिका का काम करते हैं, तो हम 75 जगह ये बाबा साहब और बुद्ध के ऊपर हम उनकी प्रश्न मंजूषा करेंगे, और ये हम विभाग के कर फिर एक सेंट्रल हम प्रश्न मंजूषा करेंगे उनको। जैसे वहाँ जो होगा तो 2 नंबर को हम, हमारी जो सफ़ेद साड़ी है वो 2 नंबर को देंगे। इधर जब आएंगे वो जो सेंट्रली जब होगा उसका कार्यक्रम, तो सफ़ेद पैठनी हम देंगे जो पहली महिला आएगी, और 3 महिलाओं को सफ़ेद पैठनी भी हम देंगे। और उनको बाबा साहब का जन्म, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, और ऐसे हम 4 उनको पॉजिटिव प्रश्न देंगे, और प्रश्न से जो महिला आगे आएगी वो उनको हम उत्तर भी पहले देंगे कि उनको मालूम नहीं होगा। तो ये 100 उत्तर के साथ हम प्रश्न देंगे, उसमें से हम 25 प्रश्न पूछेंगे, और उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देंगे उसको हम नंबर देंगे। और विभागशाह पूरे मुंबई में इस संविधान दिन के उपलक्ष्य में 75 जगह जो हमारी बौद्ध उपासिका है
उनको भी बाबा साहब धम्म और ये इसके बाद संविधान भी कुछ सवाल रखेंगे। तो संविधान की कितनी धारा है, संविधान बनाने के लिए कितने वर्ष लगे, कितने दिन लगे, और इसमें जो 395 बाबा साहब ने जो कल आर्टिकल है वो भी कितने हैं, तो पहले हम उनको बताएंगे, फिर उनको पूछेंगे कि संविधान में कितनी धारा है, संविधान कब लिखा गया, कौन सी तारीख को वो संविधान का पहले जो समिति थी उनको दिया, और कब से ये संविधान लागू हो गया। तो जैसा 26 जनवरी का दिन उनको मालूम है, लेकिन ये संविधान के ऊपर भी हम सवाल पूछेंगे और सोच रहे हैं जो स्कूल कॉलेज है वहाँ संविधान के ऊपर सवाल निबंध स्पर्धा करेंगे और प्रश्न मंजूषा होगी, उनको भी हम बख्शिश देंगे। तो ये जो दिन है संविधान के 75 साल में हम कितने आगे गए और हमारे कितने हम पीछे हैं, उसका एक हम निरीक्षण करेंगे। मुझे और खुशी है, जब 40 साल के पहले मैं तो नौजवान था और जब तब देखता था तो हमारे बहनें, माता बहनें जो आती थी उनके पाँव में चप्पल नहीं थी, वो गठोरा लेकर आती थी, अब गांव देहात से आती थी। अभी आप देखेंगे चैत्य भूमि में घूमेंगे तो इतना बदलाव हुआ है। ये बाबा साहब का जो यहाँ वो प्रेरणा लेती है, ये कोई दर्शन करने वाली बात नहीं है, यहाँ कोई भगवान नहीं है, लेकिन बाबा साहब का जो यहाँ से उनको एक संदेश प्रेरणा मिलती है और ऊर्जा मिलती है। आप अभी देखेंगे तो बहुत से हमारे बहनें, हमारे लड़के चप्पल तो सभी के पाँव में होगी, लेकिन सैक्स लेके आएगी, और ऐसे कुछ लोग बैग लेके आती है, और उनके पहराव में पहले जो हमारे जुने कपड़े थे अभी पहराव में भी आपको ये मिलेगा। और ये जो परिवर्तन हुआ है अभी और भी हमको साल लगेंगे क्या, और शिक्षा के लिए हमको व्यसन मुक्ति के लिए, शिक्षा के लिए, समाज के लिए, और ऐसे कौन कौन सी समस्या हमारे पास है कि जिसे हमें लड़ना है, वो समस्या हमें हल करनी है। समाज में पहले हम पूरे जो बाबा साहब ने हमको संगठित जो त्रिसूत्री दी थी, सीखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा, तो मुझे अभी जो दुख लगता है कि हमने शिक्षण तो लिया, संगठन नहीं लिया, और संघर्ष हम हमारे में ही करते। बाबा साहब ने कहा था जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करेगा उसके खिलाफ संघर्ष करो, लेकिन जो अभी आप देखेंगे समाज में दुर्भाग्य है समाज का, यानी मैं भी उसका घटक हूँ कि हम आपस में ही संघर्ष करते हैं। फिर हमारे आप देखो, फिर राजकीय संगठन हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, उसमें हम आपस में भी संघर्ष करते हैं, तो उसके लिए पीछे रह गए। हमने एक उक्ति बाबा साहब को जोड़ी है कि सीखा, संगठित हुआ और प्रगति करा। ये हमने प्रगति करना चाहिए, शिक्षण लेके संगठित होके हम प्रगति करना चाहिए, और वो संघर्ष की जो बाबा साहब ने हमको दी है, वो जो हमारे खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ जो बर्ताव करेगा, हमारे समाज को जो तकलीफ देगा, हम सब इकट्ठा होके उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे, संघर्ष थोड़ा बाजू में रखेंगे, हम प्रगति करेंगे। और हम जो समाज है, अभी हमको रिजर्वेशन मिलता है, और ठीक है कुछ दिन हमको चाहिए, तो हम ये रिजर्वेशन भी कुछ सालों के बाद ले लेते हुए हम हमारे बाबा साहब के जो हमको संदेश दिया है, तो कुछ सालों के बाद हम हमारे खुद के पैरों खड़े रहेंगे। अभी आपने देखा होगा कि जहाँ हमको आरक्षण नहीं, तो अभी फॉरेन में भी हमारे लड़के सीखते हैं, फिर अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया में हमारे बच्चे गए हैं। ठीक है कुछ गिने चुने हो गए, लेकिन हमारे लोग अभी ये भारत से देखकर आगे गए। बाबा साहब ने तो पूरा शिक्षण तो फॉरेन में ही लिया, तो अभी हमारे बच्चे भी जाने लगे। ये कैसी संख्या बढ़ेगी उसकी, ये हमारे में से ये हम मन मुटाव छोड़ेंगे और धम्म के और जड़ेंगे कि ये 2500 साल के पहले का धम्म आज भी जीवित, जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो उन्होंने पुनर्जीवित किया, तो हमको एक विचार दिया, हमको भगवान नहीं दिया, उनका जो तत्वज्ञान दिया, और जिन्हें अनुसरा वो बड़ा हुआ है। अभी हमारे में बहुत शिक्षित लोग हैं, और जो शिक्षित लोग हैं
जो ISI हो गए, ICI के जो कलेक्टर होंगे, बाकी होंगे इस जो समाज में हुए, वो बाबा साहब की जो कल्पना है कि ये पढ़े लिखे लोगों ने जो हमारा ये निचला समाज है उसके प्रगति के लिए काम करना चाहिए। जब अब ये प्रोफेसर हो गए, वकील हो गए, जज हो गए, तो उन्होंने नौकरी करते समय तो और रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने बाबा साहब ने जैसा उन्होंने पूरा जीवन इस समाज के उन्नति के लिए अर्पित किया, वैसा हम भी सब लोग मिलकर इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमको नहीं चाहिए ये आरक्षण और नहीं चाहिए कि ये भीख, तो वो उधर तक पहुंचने के लिए तो हमको आरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा बाबा साहब ने हमको 10 साल पॉलिटिकली आरक्षण दिया था, लेकिन वो 10 साल बढ़ाते बढ़ाते अभी तक आया था। बाबा साहब के मन में आया होगा कि ये 10 साल तक ठीक है, ये समाज पूरा सुधरेगा और जो बाकी का समाज है वो एक लेवल पे आएगा और फिर हमको पॉलिटिकली आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो समाज है, फिर सभी समाज हमारे अनुसूचित जाति का छोड़ के उन्होंने हमको सहूलतें देने जो दी और जो बराबर नहीं देने के कारण 78 साल भी होने के बाद हमको आज भी राजकीय आरक्षण लगता है। क्यों कि ये आपके माध्यम से सब जितने पक्ष है, पॉलिटिक पार्टी है, उनको मैं निवेदन करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ, केवल आरक्षित जगह पर हमको खड़ा मत कीजिए, हमको जनरल पे खड़ा करके वहाँ से चुन के लाओ। फिर बाबा साहब की जो कल्पना 10 साल की थी, तो अभी 78 साल हो गए हैं देश को स्वतंत्र होने के बाद भी हमको हर 10 साल ये शर्मनाक बात है कि सब समाज, सब पार्टियों ने हमारे जो बंधु है वो फिर कारपोरेशन में चुनाव लड़ते हैं, वो विधानसभा का लड़ते हैं या लोकसभा का लड़ते हैं, वहाँ हमको आरक्षण नहीं लगना चाहिए। हमको ओपन जगह से आप खड़ा करेंगे और हमारे लोगों को लड़कर आप यहाँ लाएंगे, तो यह हमारा समाज जो बाबा साहब की 10 साल की कल्पना हुई थी, दुर्भाग्यवश तब जैसे कि आपके संस्था का जो नाम है समता परिषद, तब समता यहाँ पे राजकीय समता प्रस्थापित होगी। हाँ, राजकीय समता होनी चाहिए, सब समान होने चाहिए, क्यों आरक्षण चाहिए। अभी जो बाकी भी लोग यहाँ पॉलिटिकल, अभी तो नया सिलसिला यहाँ पे बाहर आया गिरकर साहब की जो हमारा रिजर्वेशन है उसमें बायफर्गेशन यानी कि वर्गीकरण की बात चल रही, और वो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे निर्णय भी दिया है कि SC में यहाँ पे बायफर्गेशन होगा, तो उसके बारे में कैसा लगता है? नहीं, ऐसा है, वो हमारी 69 जो जाति है वो अनुसूचित जाति में महाराष्ट्र में आती है, तो कोई 2-3 जात जो है अग्रेसर है। विशेषकर बाबा साहब के कृपा से जो हमारा समाज है वो अग्रेसर है, उन्होंने शिक्षण लिया है, उन्होंने अंधश्रद्धा छोड़ी है और इसके लिए ये समाज की प्रगति हो गई। बाकी की जो समाज है जो हिंदू दलित करके रहे हैं उसमें अंधश्रद्धा है, वो पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने जो बाबा साहब को स्वीकारते थे तो आज जो उनकी दशा होती थी वो नहीं रहती थी। तो अभी शासन ने सोचा होगा कि उनको लगता है जो बाकी के समाज है, 68 समाज है, कि एक समाज के वास्ते हमको कुछ नहीं मिलता है, तो इसके लिए ठीक है आपको भी मिलेगा जो बाइफर्केशन होगा, लेकिन वो शिक्षा लेके वहाँ तक जाना पड़ेगा ना। आपका IAS किंवा जो IPS है या ये जो है ऐसा ही को नहीं होगा ना, तो अपना जो समाज है जो बाकी के जाति है उन्होंने शिक्षा जो बाबा साहब ने मंत्र दिया था शिक्षण का उन्होंने लेना चाहिए। लेकिन सर तुम्हारा ही समाज ऐसा है आज यहाँ पे, बाबा साहब का ही तुम्हारा समाज, मतलब अगर किसी भी SC के 59 कास्ट में से किसी भी अन्य अत्याचार होता है, आप ही लोग अग्रेसिव हो, आप ही रास्ते पे उतरते हो, आप ही आंदोलन छेड़ते हो। बाकी समाज जैसे कि जितने भी है, आपका समाज छोड़ के या आप बाबा साहब के बच्चे छोड़ के, वो बाकी लोग तो पूरे यहाँ पे सहूलत लेते हैं। नहीं, दुर्भाग्यवश मैं जैसा कहा कि वो डॉक्टर बाबा साहब का मंत्र यदि सीखा, संगठित हुआ और संघर्ष करा, ये सीखा और संगठित हुआ, ये 2 मंत्र यदि लेते ठीक है, वो बुद्ध चरण में नहीं आए, बुद्ध शरण में नहीं आए, वो आपकी जो कास्ट है या आप जो धर्म को मानते हो मानो, लेकिन आप आगे नहीं आए, बाबा साहब को स्वीकारते थे, तो आज की जो स्थिति है वो आपकी नहीं रहती। तो उसके लिए मैं वो समाज को भी कहूँगा
भले आपको वर्गीकरण होगा, लेकिन वो समाज की पढ़ाई नहीं होगी, वो समाज आगे नहीं रहेगा, तो उसको ये आरक्षण का कुछ भी नहीं लाभ मिलेगा। आप जैसे कहा कि ये जो बाबा साहब का समाज है, किसके ऊपर भी अन्याय हुआ, केवल अनुसूचित जाति नहीं दूसरे पर, तो यह अग्रेसर होके उसके खिलाफ धरना, आंदोलन, सत्याग्रह करता है। बाकी तो नहीं करते, क्या उनको प्रेरणा ही नहीं। जो बाबा साहब की प्रेरणा थी कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ो, वो उनके पास प्रेरणा नहीं होने के कारण कुछ लोग उनसे सहूलत लेते हैं जो बाबा साहब ने दी है, लेकिन उनका जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसके लिए आपके माध्यम से जो बाकी का जो पिछड़ा समाज है, जो एक छोड़ के जो 68 जाति है, उन्होंने बाबा साहब का ये मंत्र स्वीकारना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। फिर अभी आपने देखा कि पुलिस में यदि भर्ती है तो 12वीं पास लड़का उसके जो आवश्यकता है 12वीं पास होनी चाहिए। आप बैंक में काम करने वाले हैं तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, MBA करना चाहिए, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं, 4वीं पास रहेंगे, 7वीं पास रहेंगे, 10वीं पास होंगे तो वहाँ कैसे पहुँचेंगे? आपको सीखना चाहिए ना। नहीं तो जैसा मैंने अभी एक कार्यक्रम में गया था, मैं बोला ठीक है आपको सहूलतें मिली, आपको रिजर्वेशन मिला, लेकिन जैसा डायबिटीज पेशेंट है उसको आपने काजू बर्फी रखा तो उसको कुछ फायदा ही नहीं। आपका ये अभी वर्गीकरण होगा, आपके कोटे का कुछ आरक्षण आएगा, लेकिन वहाँ तक आप पहुँचेंगे नहीं। यह समाज में आपने एक जो संदेश है, रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और वो शिक्षा आप नहीं पाओगे तो वर्गीकरण करके भी आपको कुछ फायदा नहीं होगा। तो जितने हमारे 59 जाति है जो हमारे शेड्यूल कास्ट में आती है, मैं सभी को अपील करूंगा, आज बाबा साहब के ये जो 68वां महापरिनिर्वाण दिन है, उस माध्यम से आपको मैं विनती करूंगा कि आप भले आप कौन से जाति के हो, धर्म के हो, लेकिन ये बाबा साहब का जो शिक्षा का मंत्र है वो आप शुरू ये करो। जो ये 75वां संविधान दिन है, जो संविधान के राइट्स हमको चाहिए, तो उधर तक पहुंचने के लिए हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। और सब ये आपके माध्यम से कोई भी संविधान बदल नहीं सकता, किसका भी कोई कितनी भी संख्या आने दो, ये बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो ऐसा है, उसका जो ढांचा है वो ढांचा कोई भी कितनी भी संख्या आएगी तो कोई डरने की बात नहीं। कोई भी पक्ष का सरकार आओ, उसको संविधान को नतमस्तक होकर ही शपथ लेनी पड़ेगी। जो आपको मालूम है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं था, और संविधान लागू नहीं होने के कारण वहाँ का झंडा अलग था, वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनको मतदान का अधिकार नहीं था, उनको रिजर्वेशन का अधिकार नहीं था। जब मोदी सरकार ने 5 अगस्त 1919 में जब संविधान ये 1970 हटाया, तो ये बार जो वहाँ बाबा साहब का संविधान लगा और चुनाव हुआ, उसमें सबको मतदान का अधिकार मिला। वैसे ही 7 अनुसूचित जाति के आमदार चुन के आए और 9 अनुसूचित जाति के आमदार चुन कर आए। उतना ही नहीं, जो वो अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला, उन्होंने पहली बार जो शपथ ली तो संविधान, बाबा साहब का संविधान के दायरे में करी। इतने साल बाबा साहब का संविधान वहाँ लागू नहीं था, तो अभी जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है। और ये खुशी की बात है कि जब 75 जो बरस हो रहे उस साल ही ये संविधान लागू होने के कारण अभी कश्मीर तक कन्याकुमारी, कौन सी भाषा हो, कोई पक्ष का राज्य हो, उसको ये बाबा साहब का संविधान आगे रखकर ही सरकार करना पड़ेगा, प्रशासन करना पड़ेगा। तो ये बाबा साहब की बड़ी देन है। और आपके मालूमात के लिए जो कोई जो ये संविधान है ये अमर है, क्योंकि कोई देश में जो संविधान लिखे गए, जैसा पाकिस्तान का संविधान वो 3 साल में ही रद्द हुआ, बाकी के देश के संविधान 5 साल में रद्द हो गए, कोई संविधान 7 साल में रह गए।
लेकिन अमेरिका के बाद ये बाबा साहब का संविधान 75वां साल चला है और जब तक ये देश होगा तब तक संविधान चालू रहेगा। ऐसी ये संविधान की महिमा है। वैसे जो बुद्ध विचार बाबा साहब ने लिया, जो आपने देखा जिन्होंने संविधान हटाया वहाँ तो एक धार्मिक राज्य आया या कम्युनिज्म आया। उन्होंने मार्क और लेनिन को बड़ा किया कि ये बड़े यहाँ के उनका ये लेके उनका जो उपदेश लेके चलना चाहिए। वो रशिया ने किया, चीन ने किया। उन्होंने खाली किया रोटी कपड़ा मकान मिलेगा तो आदमी वो वहाँ रहेगा, लेकिन वहाँ जो उनका विचार 100 साल में ही खत्म हुआ। लेनिन के पुतले लोगों ने तोड़ दिए, माओ के पुतले तोड़ दिए, लेकिन मेरा भगवान बुद्ध है जो 2500 साल के बावजूद भी अभी नए नए प्रांत में ये जा रहा है। ये 2500 साल के बाद भी ये भगवान बुद्ध का विचार निरंतर टिका है। और जो अभी के पंतप्रधान हो गए वो भी कहते हैं कि अभी यदि देश विकसित करना है, ये जगत का विकास करना है, वसुधैव कुटुंब करना है, तो हमको युद्ध ने बुद्ध की आवश्यकता है। तो 2500 साल के बाद भी बुद्ध की प्रेरणा, बुद्ध की जो विचार वो तो जगत में जय जयकार हो रहे हैं। इसके लिए हमें अभिमान है कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं और बाबा साहब के कट्टर हम यहाँ चेले करके काम करते हैं। तो सभी मेरे समाज बांधवों को मैं विनंती करूँगा, देखो ये संधि आई है हमारे लिए, वो संधि लेकर पक्ष भेद बाकी छोड़ो। हम जो भगवान बुद्ध ने कहा अत्त दीप भव स्वयं दीप हो, यानी मराठी में कहा तो तू चाहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। तो हमको जो भगवान बुद्ध का जो विचार था अत्त दीप भव स्वयं दीप हो, तो हमको स्वयं दीप होके हम स्वयं ही विकसित होंगे। तो हमको किसकी कुबड़ी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम बुद्ध के लोग, बाबा साहब के मानने वाले दो लोग, हम स्वाभिमानी स्वयं सिद्धि बनेंगे। इसके लिए हम आज ये बाबा साहब का जो 68वां महापरिनिर्वाण दिन है उससे हम प्रेरणा लेंगे कि मैं देखता हूँ कि बाकी के जगह जो कोई यात्रा होती है, वो जो गड्ढे डोरी मूर्तियाँ जाती है, लेकिन यहाँ जो मेरे बंधु आते हैं, वो मेरे माता बहनें जो लक्षावधि आते हैं, तो इधर करोड़ों की किताबें बेची जाती है। और एक मैं पूछा जो हमारी बूढ़ी माँ थी कि माँ आप ये किताब क्यों लो रही, आप तो अनपढ़ है। तो मुझे जो उधर गुरु ने जवाब दिया, ये देखो मैं अशिक्षित हूँ, लेकिन ये जो मैं किताब बाबा साहब का ले रहा हूँ वो मेरे पोता को पढ़ेगा और पोता बाबा साहब का विचार लेके वो वैसा भी पढ़े लिखेगा, बढ़ेगा। तो आप देखेंगे ये तो हम खाने के वगैरह स्टॉल तो ठीक है, वो खाली पेट की भूख ये करती है, लेकिन विचारों की भूख जो है वो ये किताबें जो लेते हैं लोग और लेके जाते हैं, करोड़ों का जो यहाँ बिक्री होती है, ये आपको कौन से भी जगह किधर भी नहीं मिलेगा। ये विश्व का एक अजूबा है कि यहाँ किताबों की बिक्री होती है। केवल अन्न वस्त्र निवारा की बात नहीं, तो जो हमारा सम्मान और हमारा जो हमको बुद्ध ने सिखाया है कि आपको आध्यात्मिकता भी चाहिए। बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म लिया, ये इसके लिए उनको प्रेरणा भी मिलनी चाहिए और इसके लिए धम्म लिया कि सन्मार्ग में चल पर हम ये धम्म का विचार लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए केवल रोटी कपड़ा तो मिलेगा, लेकिन धम्म विचार भी हम आगे लेंगे तो ही धम्म टिकेगा। तो मैं सभी पॉलिटिशियन, राजकारणी या जो धम्म का काम करते होंगे, शिक्षा में काम करते होंगे, वकीली के काम करते हो, मैं सबको अनुरोध करूँगा, आओ हम सब मिलकर इकट्ठा होकर पक्ष भेद भुलाकर हम कितने बड़े छोटे ये भुलाकर अब सब इकट्ठे हो गए और बाबा साहब ने जो हमको कहा वो सीखा, हम लोगों को सिखाएंगे, उनको संगठित बनाएंगे और उनको प्रगति करने के लिए प्रेरणा देंगे। और यदि हमारे खिलाफ कौन आया तो उसके खिलाफ हम संघर्ष भी करेंगे।
तो इसके लिए हम तैयार होंगे। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, ये विचार आपने लिया। मैं भले पॉलिटिक्स करता हूँ, अभी माजी मंत्री भी हूँ मैं, तो पॉलिटिक्स में केवल 20% करता हूँ और 80% जो मेरा काम है वो मैं सामाजिक करता हूँ, बुद्ध के लिए करता हूँ, धम्म के लिए करता हूँ, लोगों को पढ़ाने के लिए करता हूँ, आरोग्य के लोगों के लिए करता हूँ, झुग्गी झोपड़ी में जाकर काम करता हूँ, उनको उठाने के लिए काम करता हूँ। मेरे जैसे और ऐसे 1000 लोग होंगे जो काम करते हैं, मैं तो केवल अणु हूँ। और इसके लिए जब सब अणु इकट्ठे हो जाएंगे या वाती हम इकट्ठे जाएंगे तो सूर्य तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम हमारे समाज में एक उजाला बनाएंगे। तो ऐसे हर वाती को मैं कहता हूँ, चलो आप जीतेंगे, सब मिलेंगे और एक उसकी बड़ी मशाल बनाएंगे। और ये अंधश्रद्धा, लोगों में जो अशिक्षितपना है, जो दरिद्री है, जो व्यसनाधीनता है, उसको जलाकर हम खत्म करेंगे। और हमारा बुद्ध का समाज जैसा 2500 साल के पहला था, उसके मार्ग पे चलने के लिए हम सिद्ध होंगे। ऐसे आप होइए। और मेरे मुंह से कुछ गलती हो गई, लेकिन माफ कीजिए, लेकिन हम सब मिलकर ये समाज को इकट्ठा होकर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। यही मैं आपको विनती करता हूँ, उनको नम्र प्रार्थना करता हूँ। और फिर एक बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो 68वां ये महापरिनिर्वाण दिन है, उनके लिए मैं उनको अभिवादन करता हूँ। और जो हमको 40 साल में ऊर्जा मिली कि ये लोगों की सेवा की ऊर्जा मिली, तो मैं एक सफाई कामगार का बेटा ये मंत्रालय में मंत्री बन गया। ये बाबा साहब की प्रेरणा थी। और मैं जो लोगों की सेवा करते हूँ, या मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने प्रेरणा नहीं लेती थी बाबा साहब से, वो शिक्षा की प्रेरणा नहीं लेती थी और उन्होंने मुझे शिक्षण नहीं देता था। तो मैं भी मेरे पिताजी का पीटी कामगार करके मैं भी झाड़ू वाला होता था। लेकिन बाबा साहब की प्रेरणा से मैं मंत्री भी बना, आमदार भी बना। अभी मैं जो दिखता हूँ ये बाबा साहब की प्रेरणा है। बाबा साहब ये हमारे श्वास है, ये बाबा साहब हमारे से निकलेंगे तो हम कुछ नहीं रहेंगे। तो वो प्रेरणा स्थान तो जरूर है, स्फूर्ति स्थान है हमारे। तो उनके लिए जो हमारा समाज है, बाबा साहब को मानने वाला है, उनको ये सेवा देना ये हमारा कर्तव्य है। ये ऐसी कोई हम बड़ी बात नहीं कर रही। और आपने हमको या जो लोगों के पास ले जाएंगे, तो मैं आपके माध्यम से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और सभी हमारा जो समाज आया उनके लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, ये थे माजी मंत्री और माजी आमदार भाई विजय जी गिरकर। यहाँ पे ये बुद्ध की धरती, युद्ध ना चाहे अमन परस्ती, यह बुद्ध की धरती। जब तक इस देश में भारत है, संविधान है, तो यह सब पूरा शाबुत रहेगा। दर्शकों, भारत की शान है, भारत की जान है, भीम जी तुम्हारा यह संविधान है। ये पूरे जो मुद्दे हमने यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से भाई विजय जी गिरकर के उनके माध्यम से यहाँ पे सुने, आपको सुनवाए, तो आपको भी लगा होगा कि ये इतनी उम्र होने के बावजूद भी एक नया शीर तरुण आपको किस प्रकार बाबा साहब का ये मैसेज संदेश देने का प्रयास करता है। हर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल देखने वाले करोड़ों लोगों की ये प्रेरणा जरूर भाई विजय जी गिरकर के माध्यम से मिलेगी कि उम्र मायने में नहीं रखती, लेकिन जो हौसला होता है, बाबा साहब के विचार जो दिलो दिमाग में होते हैं और समाज में लेके जाने का जो काम होता है, वो जीवित रहता है। और यही काम गए 40 साल में यह सिलसिला जारी है। 68वें इस महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो सेवा प्रकल्प का उद्घाटन के मौके पे हम यहाँ पे आए और आप सभी को यहाँ पे भाई विजय जी गिरकर माजी मंत्री और माजी आमदार, उन्हीं से आपको रूबरू कराया। तो देखते रहे आपका अपना चैनल। सर, आपने आए और इतनी भीड़ होने के बावजूद वो इतना समय हमें दिया और हमारे साथ व्यक्त हो गए, इसके लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल आपका भी यहाँ पे आभार व्यक्त करता है। दर्शकों, देखते रहे आपका अपना चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और मेरे साथ कैमरामैन जुड़े थे सिद्धार्थ सोनेरे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।